हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 8 कोशिका जीवन की इकाई के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है क्या है? गुणसूत्र, जिसे हम बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम। हम जानते हैं कि डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। ये आनुवंशिक पदार्थ माता पिता के लक्षणों को उनके संतानों में पहुंचाता है। तो ये जो डीएनए होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र के ऊपर। और गुणसूत्र के माध्यम से ही क्या होते हैं? आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कोशा विभाजन के दौरान एक अवस्था आती है जिसे बोलते हैं अंतरा अवस्था। क्या बोलते हैं? अंतरा अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेज अवस्था। इस अवस्था में जो ढीली ढीली अस्पष्ट न्यूक्लियर प्रोटीन की जालिका अंतरा अवस्था के दौरान कोशिका के अंदर केंद्रक में क्या होते हैं? आपके ढीली ढीली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन का जाल पाया जाता है। इसी न्यूक्लियो प्रोटीन के जाल को, धागे जैसी संरचना को हम बोलते हैं क्या? क्रोमेटिन धागे बोलते हैं या क्रोमेटिन बोलते हैं। यही जो क्रोमेटिन है विभाजन की अवस्था में, मतलब विभाजन की अवस्था में यही क्रोमेटिन जो धागे होते हैं सुसंगठित होकर क्या होते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्र का। फिर से अंतरावस्था के दौरान जो क्रोमेटिन होते हैं वो धागे के रूप में व्यवस्थित होते हैं। वही क्रोमेटिन धागे विभाजन की अवस्था के दौरान गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। अब क्या है? केंद्रक के स्थान, विभाजन की अवस्था में जब केंद्रक के स्थान पे क्या आ जाते हैं? आपके गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। 1988 ईस्वी में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुणसूत्र का नाम दिया था। जो क्रोमेटिन धागे थे उसी का नाम दिया था क्या इन्होंने? गुणसूत्र। आइए अब गुणसूत्रों की संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। हर जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक निश्चित होती है, निश्चित संख्या में होते हैं। यहाँ पे हम मानव के गुणसूत्रों के बारे में देखेंगे। मानव में 2 गुणसूत्र होते हैं, दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र और युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्र। दैहिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, अर्थात 2n होते हैं। द्विगुणित मतलब 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 46 21 अवस्था में होती है। द्विगुणित डिप्लॉयड अवस्था में होती है, जिसको हम 2n से दर्शाते हैं। जबकि युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि युग्मक का निर्माण किससे होता है? आपके मियोसिस सेल डिवीजन से होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसे हम अगुणित हैप्लॉइड कहते हैं। और 46 का जब हम आधा करें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं युग्मक कोशिकाओं में, जबकि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं दैहिक कोशिकाओं में। इसके अलावा कुछ पादप और जंतुओं का में गुणसूत्रों का उदाहरण इस चित्र में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं रासायनिक संगठन। हम जानते हैं कि क्रोमेटिन जो धागे होते हैं या गुणसूत्र वो डीएनए के बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ मात्रा में नॉन हिस्टोन प्रोटीन तथा आरएनए पाए जाते हैं। आइए इसके थोड़ा सा परसेंटेज को देखें। डीएनए जो होता है लगभग 40% होता है, जबकि आरएनए 1 से 10% होता है। हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं 40 से 45% होते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगभग 10 होता है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती। मनुष्य की एक कोशिका
में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है, जो 46 गुणसूत्रों में क्या होता है, व्यवस्थित होता। अब हम देखते हैं क्या गुणसूत्रों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जो गुणसूत्र होते हैं कब दिखाई पड़ते हैं, जो कोशिका विभाजन में भाग लेती हैं उन कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। उसमें भी किस अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई पड़ते। आइए इसके संरचना के बारे में देखते हैं। एक हम गुणसूत्र को बनाए हुए हैं। गुणसूत्र का जो ऊपरी सिरा होता है एकदम टॉप पे, उसको हम बोलते हैं टेलोमियर। क्या बोलते हैं हम लोग, टेलोमियर। गुणसूत्र के चारों ओर, चाहे ये गुणसूत्र चाहे कोई भी, इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को बोलते हैं हम लोग क्या, पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलिकल। पेलिकल के अंदर जीवित पदार्थ भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं आधार द्रव्य या मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार द्रव्य या मैट्रिक्स बोलते। अब देखते हैं गुणसूत्रों में ये एक नॉन स्टेनिंग कलरलेस क्या होता है, पोर्शन पाया जाता है। इसी कलरलेस पोर्शन को हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन या बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु, जिसे सेंट्रोमियर कहते। ये जो सेंट्रोमियर है 2 क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े रहता है। ये जो बाँ है आर्म, एक आर्म ये है, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड। यही सेंट्रोमियर क्या करते हैं, 2 क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर में क्या होता है, डिम्ब के आकार का डिस्क शेप्ड संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर से क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तुर्क तंतु जुड़े होते हैं। अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, आपके सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। कौन, स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। अब आता है इस क्रोमेटिड्स के अंदर क्या होते हैं, एक धागे जैसी संरचना है। उस धागे जैसी संरचना को हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, और उसके ऊपर मोती जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोमियर। ये कॉमन पार्ट्स हैं किसके, गुणसूत्रों के। आइए कुछ स्पेशल गुणसूत्रों में क्या होते हैं, कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णन तो होता ही होता है, उसके अलावा एक और संकीर्णन होता है जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण, द्वितीयक संकीर्णन के कारण छोर पे अगले सिरे के ऊपर क्या होता है, टोपी जैसी संरचना बन जाती है। इसी टोपी जैसी संरचना को हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। फिर से कुछ गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। इस द्वितीयक संकीर्णन के वजह से गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं, टोपी जैसा उभार हो जाता है। इसी उभार को हम बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट। अब इस तरह के गुणसूत्र को हम बोलते हैं सैट गुणसूत्र या सैटेलाइट गुणसूत्र बोलते हैं। क्यों सैट बोलते हैं, SAT सैट गुणसूत्र बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे गुणसूत्र जिसके ऊपरी सिरे पे क्या होते हैं, सैटेलाइट की व्यवस्था या संरचना पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं सैट गुणसूत्र बोलते हैं। सैट से क्या बना है, S से साइन, A से एसिड, T से थाइमो न्यूक्लियोनिको, ये इसका फुल फॉर्म है, जिसे बना है सैट गुणसूत्र। मनुष्यों में जो सैट गुणसूत्र कौन कौन से एग्जाम्पल के रूप में है, 13वां जोड़ा, 14वां जोड़ा, 15वां, 21वां, 22वां जोड़ा। ये जो 5 हैं वो सेट गुणसूत्र को दर्शाते। आप देखते हैं जो सेट गुणसूत्र है उसका नाम किसने सबसे पहले दिया था, नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस तरह के गुणसूत्र जिसके अंदर सैटेलाइट की संरचना पाई जाती है उसको सेट गुणसूत्र नाम। ये जो द्वितीयक संकीर्णन है वो केंद्रिका निर्माण में भाग लेता है। न्यूक्लियोलर
रीजन कहलाता, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहलाता। इस तरह हमने क्या देखा, गुणसूत्र की संरचना देखा। अब देखते हैं सेंट्रोजोमियर है प्राथमिक कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके आधार पे गुणसूत्र 4 तरह के होते हैं। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र जिसे मेटासेंट्रिक गुणसूत्र बोलते हैं, उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र जिसे सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र बोलते हैं, अग्र बिंदु इसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र, और अंतर केंद्रीय इसे टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र बोलते हैं। आइए देखते हैं मध्य केंद्रीय में क्या होते हैं। जो सेंट्रोमियर होते हैं एकदम मध्य में होते हैं, जिससे भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऊपर की भी भुजा और नीचे की भुजा एकदम सेम बराबर होती है। इस तरह के गुणसूत्र को हम बोलते हैं क्या, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र या मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जो पहला जोड़ा गुणसूत्र है मानव का और तीसरा गुणसूत्र किस प्रकार का है, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र होता है। अब आता है सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र उप मध्य केंद्रीय। इसमें जो सेंट्रोमियर होता है मध्य से थोड़ा हट करके होता है, बीचों बीच वाले भाग से हट कर होता है, जिससे 2 भुजाएं बन जाती हैं, एक बड़ी भुजा एक छोटी भुजा। देखें यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर बीच में था थोड़ा सा ऊपर चला गया, जिससे ये बड़ी भुजा हो गया, ये हो गया क्या, छोटी भुजा। तो इस तरह के गुणसूत्र को हम बोलते हैं क्या, उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र। मनुष्य में 4 से लेके 12 जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो गुणसूत्र किसमें आते हैं, सब मेटा सेंट्रिक गुणसूत्र कहलाते। अब आता है अग्रबिंदु जिसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें जो गुणसूत्र है किनारे पे पाए जाते हैं, जिससे एक छोटा भुजा बनती है, जबकि अपेक्षाकृत बहुत बड़ा लंबी भुजा बनती है। इसमें जो सेंट्रोमियर होते हैं ऊपर वाले सिरे पे स्थित है, जिससे एक छोटा भुजा का निर्माण होता है, एक बड़ी भुजा का निर्माण होता है। अगला है अंतः केंद्रीय टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के ऊपरी सिरे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम के ऊपरी सिरे पे पाया जाता है। इसे हम बोलते हैं क्या, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। अब आता है गुणसूत्र क्या कार्य है। हम जानते हैं कि गुणसूत्र के ऊपर डीएनए पाया जाता है। यही डीएनए क्या करते हैं, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। यदि इन गुणसूत्रों में कहीं परिवर्तन हो जाते हैं या कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी, तो ऐसे गुणसूत्र को म्यूटेंट गुणसूत्र बोलेंगे। ये गुणसूत्र यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, तो जिस पीढ़ी में ये जाएंगे उस पीढ़ी में क्या उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, म्यूटेशन। इस तरह हमने क्या पढ़ा, गुणसूत्रों की संरचना और अन्य चीजों के बारे में जाना। धन्यवाद।